आदरणीय विभागों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोबारा से सुविचार सुनिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो बेटा आज हम अपना हिंदी व्याकरण का संशोधन कार्य करेंगे। अभी तक हमने रीडर का किया है, रीडर का हमारा कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से अपना तैयार भी करना है आपको, क्योंकि आपकी जो एग्जाम डेट है वो पास नहीं है और तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 और 2 का संशोधन कार्य कराऊंगी, क्योंकि बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसी के अकॉर्डिंग आपको और चैप्टर की भी अच्छे से तैयारी करनी है। टाइम मिला तो आपका और भी अच्छे से रिवीजन कराएंगे, जो भी आपका समय बचेगा उसमें और भी आपको दिए जाएंगे। तो बेटा मैं बता रही हूँ, इसमें जो हमारा पाठ 1 है वो हमारी भाषा और पाठ 2 वर्ण विचार। पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दोनों क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमारी भाषा है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। तो भाषा भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। तो भाषा एक तरह से ये भी कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। यह भाषा अर्थात में यही बोलेंगे, भाषा भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 रूप या भेद भी कह सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित भाषा जो हम लिखकर प्रकट करते हैं और सांकेतिक भाषा जो हम इशारों से, संकेतों से, चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। दूसरा बेटा इसमें हमारा आता है लिपि। लिपि भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। एक इसमें भाषा से संबंधित हमारी भाषा के विविध रूप भी आते हैं, जैसे मानक भाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। ये सब आप जानते भी हो, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको, परिभाषा वगैरह भी इसकी एक बार देख लेना कि राष्ट्रभाषा क्यों कही गई है, राजभाषा क्यों कही गई है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। राष्ट्रभाषा क्योंकि अधिकतर देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। राजभाषा हमारा अधिकतर क्या है कि जो राजकीय कार्य होता है हिंदी और अंग्रेजी में होता है, लेकिन हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा में स्वीकृत किया गया है। मातृभाषा जो हम अपने परिवार से, अपनी माँ से सीखते हैं। दूसरा हमारा संपर्क भाषा, जो एक देश या प्रांत दूसरे देश या प्रांत से संपर्क में आता है तो वो हमारी संपर्क भाषा हो गई। मानक भाषा, भाषा के जो भाषा मतलब कहने का अर्थ है कि विविध भाषाओं के बोलने वाले प्रांत और देश जो उसको एकता प्रदान करने के लिए, एक ही भाषा बनाने के लिए हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, या शुद्ध रूप बनाने के लिए मानक भाषा का प्रयोग में लाया जाता है और हिंदी हमारी मानक भाषा मानी जाती है। दूसरा इसमें हमारा आता है बेटा व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है, उनके नियमों का प्रयोग हमें कराना सिखाता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसमें एक हमारा आया बेटा साहित्य। साहित्य भी आया है। तो साहित्य क्या होता है? ज्ञान के संचित कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 भेद होते हैं, पद्य और गद्य। पद्य में जिसे हम काव्य या कविता भी कहते हैं और गद्य में कहानी, एकांकी, नाटक वगैरह ये सब आते हैं। एक इसमें आया है बेटा द्वित्व व्यंजन। जब 2 एक जैसे व्यंजन, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित होता है, तो वहां पे द्वित्व व्यंजन आता है। ठीक है बेटा। तो ये वैसे हमारा चैप्टर 2 का है। द्वित्व व्यंजन जो मैंने बताया है वो चैप्टर 2 का है। भाषा में हमारा यही सब है, साहित्य, व्याकरण और लिपि। बोली भी है। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोली भी होती है। ठीक है बेटा। तो इसमें भाषा, लिपि, व्याकरण मेन है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और अब चैप्टर 2 में जो हमने चैप्टर 2 में क्या क्या है उसका मैं बता देती हूँ। जैसे वर्ण विचार, हमारा जो शीर्षक है वर्ण विचार से है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण या ध्वनि भी कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन।
स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। यहाँ बेटा हमारा थोड़ा अलग से दे रखा है कि स्वर के दो भेद बताए गए हैं। स्वर के मतलब स्वरों का जो कितने आधारों पर वर्गीकरण बता रही, पहले स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। एक आपका मात्रा के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले मात्रा के आधार पर हमारा हर्ष और दीर्घ स्वर, ये क्या है? स्वर का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर हर्ष और दीर्घ स्वर, और उच्चारण के आधार पर हमारा निर्नुनासिक और सानुनासिक, निर्नुनासिक और सानुनासिक। एक बार हर्ष और दीर्घ के बारे में बता देती हूँ। हर्ष हमारा क्या है कि 4 होते हैं, जिसमें और दीर्घ हमारे 7 होते हैं, तो टोटल हमारे इसकी संख्या 11 हो गई। और जो हमारे निर्नुनासिक और सानुनासिक, निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं वो हमारे जैसे जितने भी हमारे 11 स्वर होते हैं वो सारे निर्नुनासिक स्वर में आते हैं। और जब उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाती है, जिनका उच्चारण मतलब नाक और मुंह दोनों से होता है, वो हमारा सानुनासिक में गिना जाता है। ठीक है बेटा। अब आता है हमारा व्यंजन। स्वर हमारा हो गया क्लियर। अब आता है व्यंजन। व्यंजनों का भी वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। उच्चारण के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो अभी तक आपने शायद उच्चारण के आधार पर पढ़ा होगा 3 भेद कौन कौन से हमारे उच्चारण के आधार पर? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं और अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं। और जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं सबका उच्चारण स्थान भी माना जाता है। तो ये तो हमारा उच्चारण के आधार पर हो गया है। अब आता है हमारा श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर हमारा होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में मतलब वायु केवल मुंह से निकले, और जिसमें मतलब वायु की मात्रा कम होती है अल्प प्राण में, और महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है। तो अल्प प्राण मैं बता देती हूँ कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी है। अल्प प्राण बेटा जो हमारे वर्ग है, वर्ग हमारे 5 है, 5 वर्ग है। उन 5 वर्ग में जो वर्ण है वो कौन कौन से आते हैं इसमें? पहला, तीसरा और 5वां। ये हमारा अल्प प्राण में आता है। किसमें आता है? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां। तो और दूसरा जो हमारा महाप्राण है उसमें हमारा दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग के दूसरा और चौथे वर्ण आते हैं 5 वर्गों में से। ठीक है बेटा। तो ये तो अल्प प्राण और महाप्राण श्वास के आधार पर हो गया। अब है हमारा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, वो हमारे होते हैं अघोष और सघोष। और ये भी हमारे वर्ग के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। अघोष होता है हमारे वर्ग के अकॉर्डिंग तीसरा, चौथा और 5वां, और सघोष हमारा होता है पहला और दूसरा। और अघोष में एक और आता है हमारा य, र, ल, व और ह। सघोष में हमारा आता है श, श, स, ह, इस तरह से। ठीक है बेटा। तो ये हमारे स्वर तंत्रियों के आधार पर भी हो गया है। तो ये हमारे सिर्फ इसमें व्यंजन के बारे में ही बताया गया है, वर्ण के बारे में और वर्णों के भेदों के बारे में। दूसरा इसमें स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में इतना ही हमारा इसमें विस्तार से बताया हुआ है। वर्ण विचार में जो मैंने आपको मेन चीजें बताई है, तो ये सब आपको ध्यान भी रखना है। अब बेटा मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करा रही हूँ आपके, ज्यादा नहीं है। दूसरे पार्ट का तो एक ही है, और अधिकतर सभी के आपको एक्सरसाइज में बहुविकल्पी वाले प्रश्न और अपने रिक्त स्थान वाले सही गलत, कहने का अर्थ है कि एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करना है, और मेन जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो भी आपको तैयार करना है। क्योंकि बेटा आगे पता नहीं इसका आपका रिवीजन सारा हो भी पाए या नहीं हो पाए, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। पहले भी आपको अच्छे से विस्तार से समझाया हुआ है हर चीज, तो आप उसको भी देखकर समझ सकते हो, तैयारी करनी है वो सब देखकर आपको। तो आइए पहले मैं आपको ये प्रश्नोत्तर समझा देती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ।
तो देखिए पहला हमारे भाषा को लिपि के नाम से जोड़िए। लिपि के नाम से जोड़ना है। हिंदी की भाषा क्या है, सॉरी हिंदी की लिपि देवनागरी, लिपियों से जोड़ना है बेटा हमें भाषा को। दूसरा उर्दू, उर्दू की क्या है फारसी। पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, और मराठी, मराठी भी क्या है देवनागरी है। फ्रेंच, फ्रेंच भी रोमन है। संस्कृत देवनागरी। ठीक है बेटा, हमने भाषाओं को लिपियों से जोड़ा है। अब नेक्स्ट है नीचे दिए वाक्यों में सही वाक्य के लिए सही तथा गलत के लिए गलत चिन्ह लगाइए। तो देखिए बेटा पहला हमारे भाषा के द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के द्वारा है तो हम अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, तो इसमें हम सही करेंगे। भाषा के 8 रूप होते हैं, नहीं 3 ही होते हैं। बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, नहीं बोली का क्षेत्र छोटा होता है, लघु होता है, व्यापक नहीं होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे गलत, और ये भी बेटा गलत आएगा, मैंने सही कर दिया इसमें, सॉरी, क्योंकि 8 रूप नहीं होते हैं। कितने होते हैं 3 होते हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ मनाया जाता है, अभी भी आपने एक्टिविटी बनाई थी। अब ये तो थे हमारे पाठ 1 से। अब पाठ 2 का देखिए बेटा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, हमें क्या देखना है कि कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमें ये पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अ, इ, उ, री, ये 4 ही होते हैं। तो देखिए इसमें अ है, ई है, उ है, ये नहीं है, तो ये हमारा नहीं आएगा। अब है कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। अब दीर्घ स्वर मैंने 7 बताए हैं, इनको छोड़कर सारे क्या है वो दीर्घ स्वर में काउंट होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। अब ये तो आपको लग रहा है कि सारे हमारे दीर्घ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमारा कौन सा नहीं है ऊ। ठीक है बेटा, ऊ वाला नहीं है। आगे देखिए, हम ऐसे इसमें गलत का नहीं, हमें सही का ही लगाना, क्योंकि जो चीज नहीं है उसमें हमें सही का निशान लगाना चाहिए। इसमें यही कहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये चीज नहीं है तो हमें सही का निशान लगाना है, गलत नहीं लगाना है। कहने का अर्थ है कि ये चीज है नहीं, अपने मन में इसको गलत मान लिया है। तो कौन सा कथन अशुद्ध है, अब हमें देखना कौन सा कथन अशुद्ध है। तो देखिए बेटा य, र, ल, व, ह सगोश ध्वनियां हैं, ठीक है, और स, फ अगोश ध्वनियां है, ये ठीक है। य, र, ल, व, श, स सगोश ध्वनियां हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो य, र, ल, व, ह ये सगोश ध्वनियां है, और जो हमारे श, फ है वो हमारी अघोष में आती है। लेकिन हमारे यहाँ आधा तो इसका ले लिया, ये कुछ हमारे दूसरे उसका ले लिया, तो हम इसको ही क्या करेंगे रॉन्ग करेंगे, अशुद्ध करेंगे, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है तो हम उसको गलत कर देंगे। और ये भी हमारा ठीक है, अघोष ध्वनियों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन ही आता है। अब देखिए कौन सा आगत स्वर है, कौन सा आगत स्वर। आगत मात्रा जैसे हम डॉक्टर पे इस तरह से मात्रा लगाते हैं, चांद लगाते हैं, तो देखिए इसमें कौन से पे लगे हुए इस तरह से, तो हमारा ये आएगा। तो बेटा ये था हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके एक्सरसाइज के। पार्ट 2 में तो हमारा ये ऑप्शन वाला ही है और कुछ इसमें खास नहीं है, और ऐसे ही अपने अच्छे से तैयारी करना है बेटा हर चैप्टर की, किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़नी है, अच्छे से अपने पेपर देने हैं आपको टेस्ट की तैयारी करके। धन्यवाद।